एडवेंचर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे प्यारे दोस्तों, हम सहायक बॉयलरों के उन्नत कोर्स के बारे में जानेंगे। हम शुरुआत करेंगे और उन सभी पहलुओं को देखेंगे जो बॉयलरों से संबंधित हैं। इस कोर्स के अंत में आप अपने सहायक बॉयलरों को उन्नत तरीके से संभालने में सक्षम होंगे और आप बेहतर समझ पाएंगे कि यह सिस्टम कैसे काम करता है और किन सावधानियों को अपनाना चाहिए ताकि किसी भी समस्या या खराबी से बचा जा सके। अंत में आपके पास एक स्पष्ट समझ होगी, आप समस्याओं का समाधान कर सकेंगे और बिना किसी समस्या के, बिना सामान्य संचालन में बाधा डाले अपने उपकरण की उम्र को अधिकतम कर सकेंगे। धन्यवाद कि आप यहाँ हैं और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि आगे बहुत सारी जानकारी आपका इंतजार कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको वह सारा सामग्री पसंद आएगा जिसे मैंने पिछले कुछ महीनों में इकट्ठा किया है, लेकिन आज का दिन है जब हम इसे विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोर्स कैसे विभाजित होगा। सबसे पहले हमारे पास दाईं ओर हमारे बॉयलर की एक सुंदर तस्वीर है जो संचालन में है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ आसानी से चल रहा है। तो पहले दिन से ही हम शिप पार्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे। हम पहचानेंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं और मैंने खुद भी इसमें क्या अनुभव किया है। हम देखेंगे कि ट्यूब्स की मरम्मत कैसे की जाएगी। हम बॉयलर के क्रम को देखेंगे। हम फीड, फिल्टर, टैंक और परफॉर्मेंस कर्व्स को देखेंगे। दूसरे दिन हम फीड पंप्स, आईजीएस, खुद सी पार्ट और ब्लोडाउन प्रक्रियाओं में और गहराई से जाएंगे। तीसरे दिन हम इग्निशन, बॉयलर डैमेज, कुछ दुर्घटनाओं के मामले और स्विलर एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। चौथे दिन इसमें मास्टर रीसेट, एनजीओ लॉक और कैलिब्रेशन शामिल है और हम संक्षारण, करप्शन की समस्या पर भी चर्चा करेंगे। पांचवें दिन महत्वपूर्ण बिंदु, यूनिसब, बर्नर्स, अंतर, सिस्टम डायग्राम्स के कमजोर बिंदु और बॉयलर ऑपरेशन को देखेंगे। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मैंने आल्बोर बॉयलर और मित्सुबिशी बॉयलर दोनों का संचालन किया है। मैंने दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की पहचान की है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जब आप अपने उपकरण को जानते हैं तो आपको पता होता है कि आपका उपकरण कहाँ कमजोर है या कहाँ कुछ सकारात्मक है, और ऑपरेटर को यह जानना चाहिए ताकि वह अपने उपकरण की क्षमताओं को समझ सके। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए देखें सिस्टम का एक सामान्य विवरण। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, बॉयलर में कौन कौन से आइटम और उपकरण लगे हैं, और चलिए उन सभी उपकरणों के बारे में जानते हैं। आइए देखें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बॉयलर सिस्टम की सुरक्षा। इसके बिना हम अपने सिस्टम को सुरक्षित तरीके से संचालित नहीं कर सकते और हम केवल ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रह सकते। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें बचाएंगी, कुछ अतिरिक्त उपकरण, ताकि अगर ऑपरेटर किसी महत्वपूर्ण बात को न देख पाए या कोई और जरूरी घटना हो जाए तो भी सुरक्षा बनी रहे। तो आइए इन बिंदुओं से शुरू करते हैं और देखें कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं।
सबसे पहले जब हम बॉयलर के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें एक प्रेशर वर्क परमिट बनाना होता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें यह पहचानना ज़रूरी है कि हमारा बॉयलर प्रेशर में है या नहीं। यही वह चीज़ है जो प्रेशर वर्क परमिट हमें देता है। एक चेकलिस्ट होती है और आप उस चेकलिस्ट के अनुसार सभी चरणों की जांच करते हैं और अंत में आपकी पहचान के बाद प्रेशर से जुड़ी सभी समस्याओं और जोखिमों का आकलन करने के बाद आप अपना काम सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता और इसी तरह हम इन चेकलिस्ट को पूरा करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि सभी चेकलिस्ट संभावित खतरों की पहचान नहीं कर सकती क्योंकि चेकलिस्ट भी आदर्श परिस्थितियों के लिए ही बनाई गई थी। लेकिन हम इसे आगे देखेंगे। एमओसी के अंदर आज मैं आपको एक किताब और एक ऑनलाइन कोर्स प्रस्तुत करूंगा जो कच्चे तेल और कच्चे तेल की वॉशिंग से संबंधित है। यह एक ऐसी किताब है जो वह ज्ञान स्थानांतरित करती है जो मैंने अब तक इकट्ठा किया है, विशेषज्ञता और वह सारी सफलता जो सबसे बेहतरीन डिस्चार्जिंग ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है बिना किसी अप्रिय स्थिति या अतिरिक्त दावों के। यह आपके जहाज पर काम आसान बना देती है। मुझे अपनी प्रशिक्षण सामग्री पर पूरा विश्वास है क्योंकि यह पूरी तरह प्रमाणित है और इसकी कार्यप्रणाली जांची गई है और यह पहले ही पन्ने से आपको सीधा लाभ देना शुरू कर देती है जब आप शुरू करते हैं। बेहतर समझ और गहरी जानकारी पाने के लिए आपको वह ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए जिसे मैंने खास तौर पर इस विषय के लिए बनाया है जो पहले से ही YouTube चैनल पर उपलब्ध है। यह किताब अमेज़न से खरीदना बहुत आसान है और आप सीधे वहां पहुंच सकते हैं, जिनके लिंक मैं इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। तो आज ही जुड़िए और अपने सामने मौजूद खिड़कियों और अवसरों को और भी आसान और सुलभ बनाइए। क्रूड ऑयल वॉशिंग गाइड और क्रूड ऑयल वॉशिंग मास्टर क्लास ऑनलाइन कोर्स का संयोजन आपको शुरुआत से ही व्यावहारिक मार्गदर्शन देगा, मॉलिक्यूल्स के व्यवहार को समझने से लेकर हर एक ग्रेड की विशेषताओं, उन्हें कैसे संभालना है, किन बातों का ध्यान रखना है, अगर कोई समस्या आती है तो उसे कैसे सुलझाना है और सबसे अच्छे प्रोग्राम्स कैसे चुनने हैं। तो यह सब मिलाकर क्रूड ऑयल वॉशिंग के सफ़र को वाकई शानदार बना देता है। यह आपके क्रूड ऑयल और उसके डिस्चार्ज को देखने का नज़रिया ही बदल देगा। यह आपको अत्याधुनिक ज्ञान के साथ आगे रहने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देगा। और मैं जाने से पहले इसे आपके साथ साझा करूंगी क्योंकि हाँ, इस क्षण को साझा करना बेहतर है, अन्यथा हम इसे कुछ ही समय में आगे की सामग्री में भूल जाएंगे। इसे अभी बनाना बेहतर है। तो जब मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर चेकलिस्ट आपको बताती है कि आपको यहाँ प्रेशर चेक करना है और आपके पास कहीं यहाँ एक प्रेशर गेज है, आपने चेक किया और प्रेशर गेज पर कोई संकेत नहीं है, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपका प्रेशर गेज सही प्रेशर दिखा रहा है या जो आपने वहां पढ़ा वह सही है?
तो आप केवल एक चीज पर ही निर्भर नहीं रह सकते। और अनुभव के साथ आप देखेंगे कि आप यह पहचानने में सक्षम होंगे कि अंदर कहीं कोई प्रेशर है या नहीं। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ प्रेशर गेज है। यह 0 दिखा रहा है। और चेकलिस्ट में भी सवाल है, क्या उस उपकरण का प्रेशर 0 है? आप कहते हैं हाँ, क्योंकि आप प्रेशर गेज देख रहे हैं। लेकिन बाद में जब आप उसे खोलते हैं तो वहां कुछ प्रेशर मौजूद होता है। तो इसका मतलब है कि आपका प्रेशर गेज शायद खराब हो गया है, या उसमें कोई समस्या है, या फिर उपकरण सही से काम नहीं कर रहा है। तो पहचानने के लिए एक और तरीका है, और वह क्या है? वह है हमारा ड्रेन। तो हम क्या करते हैं? हम गेज देखते हैं, ड्रेन खोलते हैं, ड्रेन को खुला छोड़ देते हैं और सारा प्रेशर निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम ड्रेन खोलते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि सब कुछ निकल गया है और हमारा ड्रेन जाम या ब्लॉक नहीं है, या कुछ और समस्या नहीं है? हम इसे यहां से देखेंगे, ड्रेनेज फनल से। तो जब हम ड्रेन खोल रहे होते हैं तो हम देखेंगे कि फनल काम कर रहा है, कुछ भाप निकल रही होती है। शुरुआत में यहाँ इसे बंद रखना बेहतर है, ताकि आप गलती से उच्च तापमान की भाप या तरल से छिड़काव न हो जाएं। अगर यहाँ कुछ भी नहीं बह रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ड्रेन जाम है। तो आप क्या करेंगे? फिर भी आप सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन शायद आप मान लेंगे कि बर्तन के अंदर कोई दबाव नहीं है, लेकिन ड्रेन में जाम हो सकता है। यहाँ लाइन में भी जाम हो सकता है। तो इंजीनियर को या जिसे जिम्मेदारी दी गई है उसे क्या करना चाहिए? यह डेक ऑफिसर हो सकता है, या इंजन ऑफिसर, या टर्मिनल्स या फैक्ट्रियों में काम करने वाले कोई भी ऑपरेटर हो सकते हैं। और एक और चीज है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि यह सिस्टम यहाँ, और यह बहुत जरूरी है कि ऑपरेटर को सिस्टम की जानकारी हो, उसे पता हो कि यह कैसे जुड़ा है। तो यह लाइन यहाँ और यह दोनों एक ही जगह जा रही हैं, और आपके पास यहाँ शायद एक गेज भी है और एक और ड्रेन भी है। तो आप इसे यहाँ से ड्रेन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ कोई जाम हो जाए तो आप इसे यहाँ से ड्रेन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या यह फिर से काम करता है। तो आपके पास पहले से ही एक तरह का डबल चेक हो जाता है, और इस तरह से आप जोखिम को कम या खत्म भी कर देते हैं। लेकिन जो प्रेशर वर्क परमिट यहाँ है, वह आपको कभी नहीं बताएगा कि आपको यह करना है। इसमें आपकी मदद आपके अनुभव और सिस्टम की सही जानकारी करेगी। तो चलिए अब रिस्क असेसमेंट की ओर चलते हैं। रिस्क असेसमेंट अगला चरण है। आप सभी खतरों की पहचान करेंगे और बाद में आप यह तय करेंगे कि अपने काम को कैसे आगे बढ़ाना है। तो जोखिमों को कम करके और उन्हें नीचे लाकर आप सुरक्षित तरीके से काम कर पाएंगे। एक और बात जो आपको अपनी टीम के साथ करनी चाहिए, यही तरीका है कि लोगों को बोर्ड पर काम करना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि वे एक टीम हैं। वे एक टीम है जिस पर एक दूसरे पर भरोसा कर सकता है,
एक दूसरे से पूछ सकते हैं, अगर मैं यह कर रहा हूं तो आपकी क्या राय है? क्या यह अच्छा समाधान होगा या मेरे पास पहले से ही एक योजना है? अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या सामना करना पड़ सकता है और हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो यही तरीका है टीम के काम करने का। इन सब बातों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास उच्च तापमान, उच्च दबाव होते हैं। हमारे पास बहुत सारे उपकरण भी होते हैं, जिनसे जुड़े हुए इलेक्ट्रिकल केबल्स भी हो सकते हैं। कुछ जगहें भी हो सकती हैं जो काफी मुश्किल हों। इन सभी चीजों की पहचान करना और टीम के साथ उन पर चर्चा करना जरूरी है। इसीलिए उन सभी चीजों और उपकरणों से जुड़े काम में हमेशा टीम वर्क होता है, जो योजना बनाती है। हम एक योजना बनाते हैं और बाद में रखरखाव या सफाई का काम करते हैं। और जो भी उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह उपयुक्त होना चाहिए। हम ऐसे लैंप्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो अच्छी स्थिति में न हो। हम ऐसे सामग्री और पीपीई का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो सही न हो। तो हम हमेशा हर क्षेत्र में सुधार की तलाश में रहते हैं, और यही समग्र सुरक्षा को इतना ऊंचा बनाता है कि आप अपने काम का आनंद भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप सुरक्षित हैं, आपकी सुरक्षा हो रही है, और आपके साथी हमेशा आपका समर्थन करने के लिए मौजूद हैं। जब आप सफाई कर रहे हों, जब आप मेंटेनेंस कर रहे हों, या मान लीजिए कुछ जांच कर रहे हों, तो प्रेशर को शून्य कर दें। और हमेशा इस बात पर निर्भर न रहें कि किसी और ने आपके लिए जांच कर ली है। आप भी अपनी जांच करें। आप भी हर काम करने से पहले अपनी डबल चेकिंग करें। तो अगला कदम क्या है? सिस्टम को आइसोलेट करना है, ताकि आपको किसी अन्य बॉयलर से जोखिम न हो जो संभावित रूप से प्रेशर में हो सकता है। जब हम यहाँ एक बॉयलर पर काम कर रहे होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, बॉयलर सिस्टम लाइनों से बहुत करीब से जुड़ा होता है। एक बॉयलर से दूसरे बॉयलर के बीच कुछ सेपरेशन वाल्व होते हैं जो प्रेशर रोकते हैं और हमें नॉन रिटर्न वाल्व के रूप में सुरक्षा देते हैं। लेकिन हमेशा इस बात पर निर्भर न रहें कि नॉन रिटर्न वाल्व बंद है या सही से काम कर रहा है। तो जब आप एक बॉयलर का प्रेशर कम कर रहे हो और दूसरा बॉयलर प्रेशर में हो, तो यह सुनिश्चित करें कि आपने दूसरे बॉयलर को भी आइसोलेट कर दिया है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में एक बॉयलर से दूसरे बॉयलर में प्रेशर न चला जाए, जो अप्रत्याशित रूप से हो सकता है। तो मेरा मतलब है, अगर आप इस बॉयलर का प्रेशर कम करते हैं, तो नीचे एक लाइन होती है जो मुख्य लाइन है, और दोनों बॉयलर उससे जुड़े होते हैं, और केवल एक नॉन रिटर्न वाल्व और मुख्य स्टीम वाल्व ही आपको स्टीम के संपर्क में आने से बचाते हैं। तो केवल दो वाल्व ही आपकी जान की सुरक्षा करते हैं, और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे लॉक हैं और वहां कोई प्रेशर नहीं है। इस बात का पूरा ध्यान रखें। हमेशा जांचें कि वे सही से काम कर रहे हैं, क्योंकि नॉन रिटर्न वाल्व भी फंस सकता है और एक ही स्थिति में रह सकता है। इसके अलावा इन वाल्वों की ड्राई डॉक के दौरान जांच जरूरी है, वे सही से काम करें। सिस्टम में सभी पाइपिंग की जांच करें।
जिन्हें आपकी गतिविधियों के कारण बाधित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपको उन पाइपिंग की जांच करनी होगी जो आपकी गतिविधियों से जुड़ी हैं। आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या हटाएंगे और इसका जहाज के समग्र संचालन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब हम बॉयलर की बात करते हैं तो हम उच्च तापमान की बात कर रहे हैं, और भले ही बॉयलर को 1 या 2 घंटे बाद डिप्रेशराइज कर दिया जाए, फिर भी तापमान और गर्मी अभी भी यहाँ सामग्री और धातु की पाइपिंग में मौजूद रहती है। इसलिए बॉयलर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। बॉयलर को 1 या 2 दिन तक ठंडा होने के लिए छोड़ दें और उसके बाद जांच के लिए आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे ड्रेन्स खोलें, जांचें, सब कुछ आइसोलेट करें। ऊपर की वेंट वाल्व खोलें और देखें कि सब कुछ डिप्रेशराइज और ठंडा हुआ है या नहीं, क्योंकि इन बॉयलरों में ज़बरदस्त गर्मी जमा होती है और अंदर हीट बैलेंस बना रहता है। हम इस उपकरण में हजारों किलो जूल ऊर्जा के संग्रह की बात कर रहे हैं। यह कोई छोटा उपकरण नहीं है। यह वाकई में बहुत बहुत बड़ा है। यह प्रति घंटे 40,000 किलोग्राम स्टीम का उत्पादन करता है, तो हम बहुत बड़ी मात्रा में पानी और भाप की बात कर रहे हैं। हमेशा बॉयलर में प्रवेश करने से पहले वहां के वातावरण को मापें और जो लोग वहां शामिल हैं उनके पास भी पोर्टेबल मॉनिटर होना चाहिए जो अंदर के वातावरण की लगातार निगरानी करता रहे। हमेशा वे माप लेते हैं और हमेशा एक बंद स्थान में प्रवेश की अनुमति बनाते हैं, क्योंकि बॉयलर में ईंधन के इंजेक्शन से कुछ वातावरण बन सकता है। और अगर हमारे पास ऐसा बर्नर है जो सही से काम नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ईंधन नीचे गिर जाएगा और यह ईंधन या डीजल वातावरण में अतिरिक्त खतरा पैदा कर सकता है और विस्फोटक वातावरण बना सकता है। सावधान रहें कि बॉयलर के बाहर और अंदर बहुत सारी गर्म सतहें होती हैं, और हमेशा निकासी की एक योजना बनाएं और केवल एक व्यक्ति को सूचित करें। एक व्यक्ति हमेशा बाहर निगरानी करता है, जो व्यक्ति अंदर है। जो लाइट इस्तेमाल की जाएगी वह बंद प्रकार की होनी चाहिए और उसमें यह विशेषता होनी चाहिए कि वह अंतर्निहित सुरक्षा वाली लाइट हो, ताकि अगर वहां कोई गैस मौजूद हो तो वह कोई चिंगारी न पैदा करे। तो चलिए अगला चरण देखते हैं। अगर आपातकाल की स्थिति हो तो पानी के स्तर के गेज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर हमारे बॉयलर के लेवल गेजिंग सिस्टम में कोई समस्या आ जाती है और हम बॉयलर का सही स्तर पहचान नहीं पाते, क्योंकि यह मापने वाले सिस्टम में हवा के प्रवेश के कारण हो सकता है, तो हमें एक गलत रीडिंग मिल सकती है। ऐसे में हम क्या करते हैं? हम सीधे स्थानीय बॉयलर के जल स्तर संकेतक पर जाते हैं और वहीं से पानी का स्तर देखते हैं। इसी वजह से यह बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम पानी के गेज को अच्छी स्थिति में रखें ताकि हम बॉयलर का सही जल स्तर पहचान सकें और आपातकाल की स्थिति में हमें ठीक ठीक पता हो कि बॉयलर का स्तर क्या है। क्योंकि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा कर देते हैं, अगर हम इसे जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा कर देते हैं, तो सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है।
खासकर अगर कुछ टरबाइनों का संचालन हो रहा हो तो सारा पानी सिस्टम से होकर टरबाइन तक पहुंच सकता है। तो यह बॉयलर का ओवरफ्लो है। और अगर बॉयलर के अंदर पानी बहुत कम हो जाए तो जो हो सकता है वह है पानी की संरचनात्मक क्षति। माफ कीजिए, क्योंकि ट्यूब अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आ जाएंगी और ट्यूब विकृत हो जाएंगी। तो ऐसे मामलों में हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि हमारे शटडाउन सिस्टम सही से काम कर रहे हैं ताकि ईंधन बंद हो जाए। और अगर वह काम नहीं कर रहा है या कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बॉयलर को बंद कर देना बेहतर है। इंतज़ार करें और देखें कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमें बॉयलर के अंदर क्या चल रहा है इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं होती। तो चलिए नियमों के बारे में बात करते हैं। नियम नंबर 1, अपने बॉयलर पर दबाव डालने से बचें, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, जैसे ठंडा पानी जल्दी जल्दी डालना या पानी का स्तर बहुत कम या बहुत ज़्यादा कर देना। और जितना हो सके बॉयलर के अंदर एक साथ बहुत ज़्यादा पानी न डालें और सामग्री पर दबाव न डालें। नियम नंबर 2 है कि सभी मॉनिटरिंग सिस्टम को अच्छी स्थिति में रखें। और इसका मतलब है कि वह सिस्टम जो कंट्रोल से लेवल मॉनिटर करता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और उसके संकेतक जो इंजन कंट्रोल रूम तक ट्रांसफ़र होते हैं, और साथ ही लोकल गेज यानी पानी के स्तर के गेज भी। यह आपके पास बॉयलर के पानी के स्तर की निगरानी करने की आखिरी सुरक्षा है। नियम नंबर 3 है कि सेफ्टी वाल्व, अलार्म और ट्रिप्स को बार बार टेस्ट करें। तो यह आपकी सुरक्षा के लिए आखिरी बाधा है और यही आपको ओवर प्रेशर, ओवरहीट से बचाएगा और आपको संकेत देगा जिससे आप पहचान सकें कि कुछ गलत हो रहा है। यह वाकई बहुत ज़रूरी है। इस पर भरोसा न करें कि आप भाग्यशाली हैं और अपनी किस्मत के साथ खेलने की कोशिश न करें, क्योंकि एक ऐसा पल ज़रूर आएगा जब किस्मत बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपका सिस्टम काम कर रहा है, आपकी अलार्म सही तरीके से काम कर रही हैं, सारी सूचनाएं सही हैं, और हमेशा कोशिश करें कि इन्हें टेस्ट किया जाए और यह सत्यापित करें कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। इस बात पर भरोसा न करें कि आप कितने भाग्यशाली हैं या कि आप अपनी यात्रा 3 महीने या 5 महीने तक बिना किसी समस्या के पूरी कर लेंगे और फिर आप उतर जाएंगे और दूसरी टीम आ जाएगी। मैंने देखा है कि जहाज पर चीजें होती ही हैं। कुछ लोग सच में 4 या 5 महीने के लिए जहाज पर आते हैं, वे कुछ भी टेस्ट नहीं करते, और जब दूसरी टीम आती है और उन्हें बदलती है तो उन्हें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उन्हें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, कुछ चीजें काम नहीं कर रही होती हैं, और यह वाकई में बहुत ही गैरपेशेवर है। सबसे पहली चीज जो करना बेहतर है, और मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूं कि जो लोग ऐसे ऑपरेशन और ऐसे उपकरणों में शामिल हैं, उन्हें हमेशा सारी बातें लिखनी चाहिए और अपने लोगों को समझानी चाहिए। जब आप अपनी जिम्मेदारी सौंपें, ठीक ठीक बताएं क्या समस्याएं हैं, हमें किन चीज़ों का सामना करना है, क्या सुधारना है। अगर आप कुछ ठीक नहीं करते, कुछ गलत नहीं होता, अगली टीम को सूचित कर दें हमारे पास यह समस्या है और इसे हल करना ज़रूरी है।
इस पर ध्यान दें क्योंकि आपको सतर्क रहना है और यह समझना है कि यह प्रक्रिया चल रही है और हम इसे ऐसे ही ठीक करेंगे या या फिर इसे ठीक करना जरूरी है। और हमेशा याद रखें कि आप एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम दूसरे उस सामान की ओर बढ़ते हैं। ब्लो डाउन करें, बॉटम ब्लो डाउन करें और स्कम ब्लो डाउन करें। यहाँ बॉटम ब्लो डाउन और टॉप ब्लो डाउन होते हैं। तो हर ब्लो डाउन का अपना असर होता है। तो स्कम ब्लो डाउन जो कि ऊपर का होता है सतह की सारी अशुद्धियां हटा देता है और बॉटम ब्लो डाउन भारी तलछट और कीचड़ को निकाल देता है। इसी वजह से हम यह करते हैं। टॉप ब्लो डाउन यानी स्कम ब्लो डाउन तब किया जाता है जब बॉयलर चल रहा होता है। तो जब बॉयलर चल रहा होता है उस दौरान भाप बनती है और सारी अशुद्धियां सतह से उड़ती हुई स्कम ब्लोडाउन लाइन तक जाती हैं और फिर बाद में ओवरबोर्ड निकल जाती हैं।